Hello everyone, this is Dr. Vinit Kumar Rai. In this video, I'll tell you about the Ballability. Ballability केवल एकेडमिशियन का ही काम नहीं है. Ballability पढ़ना ये इस कॉन्सेप्ट को समझना इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जो भी फॉर्मुलेशन डेवलप होती है उसका ओरल फॉर्मुलेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ. जो भी फॉर्मुलेशन हम ओरली डिलीवर करने के लिए डेवलप कर रहे होते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रहती है कि उसकी बैलेबिलिटी कितनी है, ड्रग की बैलेबिलिटी कितनी है. और कोई ऐसा अप्रोच जो कि ड्रग की बैलेबिलिटी अगर कम है और उसको इंक्रीज कर दे तो एक रेवोल्यूशन कर जाता है. लाइक अगर किसी ड्रग की बैलेबिलिटी ओरल 30% है एंड यू आर डूइंग रिसर्च in pharmaceutics and you are able to increase its bioavailability from 30% to 50% or 55%. It is a big achievement, right? तो bioavailability की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और इसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि तमाम जो गवर्निंग बॉडीज हैं जो कि एक ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में जब भी हम डालते हैं ड्रग प्रोडक्ट को, तो बैलेबिलिटी का जस्टिफिकेशन हमें जरूर देना पड़ता है कि बैलेबिलिटी कितनी है ड्रग की, वो तो बताओ. तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी. एकेडमिक फील्ड में जो कि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं. इसी से रिलेटेड एक और टर्म है बाइक्विलेंस. तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. बहुत एकेडमिक और इंडस्ट्री पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. तो लेट्स गो. एंड जब बैलेबिलिटी की बात करें तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से. क्या होता है परफॉर्मेंस, ड्रग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ये क्या होती है? परफॉर्मेंस डिपेंड करती है रिलीज पे. तो ड्रग रिलीज फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट लीडिंग टू बैलेबिलिटी, और वो ड्रग जो कि एक प्रोडक्ट से रिलीज हुआ है वो फिर एब्जॉर्ब होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा. और कितना पहुंच रहा है, किस रेट से पहुंच रहा है, तो वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है उसकी बैलेबिलिटी को. ठीक. तो its assessment is important because viability is related to pharmacodynamic response and adverse event. तो ड्रग परफॉर्मेंस हम कैसे चेक करते हैं? ड्रग रिलीज हुई, एब्जॉर्ब हुई, ड्रग ब्लड में अवेलेबल हुई, फिर फार्माकोडायनेमिक उसका स्टार्ट हो जाता है. लो, अब जो भी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है. ब्लड में पहुंचने के बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा. उसी के साथ साथ अगर ड्रग ऑप्टिमम अमाउंट में ब्लड में नहीं पहुंची है या फिर ब्लड से बाहर नहीं निकल रही है, मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, एक्सक्रीट नहीं हो रही है, तो टॉक्सिसिटी भी शो हो सकता है. ड्रग किसी ऐसे साइट पे पहुंच रहा है जो अनडिजायरेबल साइट है, जहां पे नहीं पहुंचना था, अनवांटेड साइट पे पहुंच रही है, तो टॉक्सिसिटी शो हो सकता है. उसको एडवर्स इवेंट के फॉर्म में हम देख सकते हैं. सो परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट क्वालिटी, और प्रोडक्ट क्वालिटी की हम बात करते हैं तो उसमें सेफ्टी और एफिकेसी दोनों आता है. तो ड्रग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को हम किस टर्म में इवेल्युएट करेंगे? उसकी सेफ्टी क्या है और उसकी एफिकेसी क्या है. Okay, so drug product performance tests are performed during the development of new and generic product. Okay, न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तब भी हम ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं, और जेनिक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तब भी करते हैं. सो बैलेबिलिटी इज स्टडीड टू ऑब्जर्व प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. इट इज वन एस्पेक्ट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी. अगर बैलेबिलिटी उसकी अच्छी है तो ये मान लेते हैं कि चलो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है, थेरेपेटिक रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा. ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है तो अच्छा परफॉर्म. अगर ज्यादा या कम जा रही है तो हो सकता है कि इफेक्ट ना मिले या फिर टॉक्सिक इफेक्ट मिले, दोनों हो सकता है. तो इट इज अ मेजर ऑफ द इन विवो परफॉर्मेंस ऑफ ए न्यू ड्रग प्रोडक्ट. इन विवो बैलेबिलिटी हमेशा इन विवो कंडीशन में पढ़ी जाती है, देखी जाती है, समझी जाती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, ब्लड में. सो इसी वजह से इसको इन विवो बोला गया. एंड इट पोर्ट्रेज
द क्लिनिकल सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, ये बताती है कि क्लिनिकली ड्रग सेफ होगी या एफिकेसियस होगी या नहीं। बाइक्लेंस क्या है? बाइक्लेंस स्टडीज आर द अदर टेस्ट टू चेक द ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। बाइलेबिलिटी और बाइक्लेंस अछूते नहीं है, दोनों एक साथ लिए जाते हैं, दोनों टर्मिनोलॉजी। लेकिन बाइक्लेंस और बाइलेबिलिटी में एक बेसिक डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा आपको। So it is used to compare the bioavailability of API from one product to another product. Okay. बाइक्लेंस स्टडी में हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, और एक प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं फार्मास्यूटिकल, आपके खुद के इंडस्ट्री में, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है। भाई सेम टाइप का प्रोडक्ट आप अगर लॉन्च करने जा रहे हैं तो बायोअवेलेबिलिटी तो आपको प्रूव करनी होगी ना कि उसी के आसपास है, जितना रेफरेंस प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी है उसी के आसपास मेरे प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी है। तो उसके कंपैरिजन को बाइक्लेंस स्टडी कहते हैं। अब कह सकते हैं कि बाइक्लेंस स्टडी हम करते ही इसलिए हैं कि ताकि हम रेफरेंस से अपने टेस्ट प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी को कंपेयर कर सकें। बायोअवेलेबिलिटी एंड बाइक्लेंस आर द मेजर ऑफ द ड्रग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये अनदर डेफिनेशन। नाउ इट इज एन एब्सोल्यूट टर्म। बायोअवेलेबिलिटी एब्सोल्यूट टर्म है। द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट व्हेन अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, मैं बोला था कि बायोअवेलेबिलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से वो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो कि ब्लड में पहुंच रही है, मैक्सिमम ब्लड कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, और किस रेट से पहुंच रही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बायोअवेलेबिलिटी कितना जल्दी पहुंच रही है और कितना ज्यादा पहुंच रही है, वो बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए दोनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट व्हेन अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर किसी ड्रग का एक्शन तुरंत चाहिए तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए ड्रग एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होनी चाहिए। ब्लड में जाएगी ड्रग तभी तो अपना एक्शन शो करेगी, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो एक एग्जांपल है ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा अटैक। अस्थमा अटैक आया, पेन, सीवियर पेन आया, उस केस में हमें तुरंत इफेक्ट चाहिए होता है, तो हमें ड्रग के रिलीज के साथ साथ ड्रग का परमिएशन, ब्लड में अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी इंश्योर करना पड़ता है, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उस केस में फास्ट होना चाहिए। अ स्लोअर absorption rate is desired when prolonged action is required. Okay, अगर prolonged action required है तो वहां पे slower absorption rate चलेगा। It also helps avoid adverse effect। अगर हम कभी कभी ड्रग को धीरे धीरे ना रिलीज करवाएं तो ब्लड में अचानक से ड्रग अवेलेबल होती है और उसके साथ एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, और उस केस में हमें स्लोअर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट के बारे में हमने बात कर ली। एक्सटेंट मतलब किस हद तक ड्रग अवेलेबल हो रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हेन क्रोनिक कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन एंड एपिलेप्सी आर ट्रीटेड। कोई भी क्रोनिक कंडीशन को आप ट्रीट कर रहे हैं तो ड्रग की मैक्सिमम अमाउंट, एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक ब्लड में पहुंच रही है उसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है। और हाइपरटेंशन और एपिलेप्सी ये एक ऐसी बीमारियां हैं जहां पे कुछ एग्जांपल, जहां पे ड्रग ब्लड में पहुंचना, मैक्सिमम सारी ड्रग को पहुंचना बहुत जरूरी है, जो कि थेरेपेटिक डोज है। इफ द डोजेस एडमिनिस्टर्ड आर द सेम, the bioavailability of the drug from its dosage form depend on 3 major factors। अगर डोज जो हमने एडमिनिस्टर किया है वो सेम है तो जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 3 मेजर पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। फार्मास्यूटिकल फैक्टर, उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेम डोज आप स्किन से डिलीवर करेंगे और ओरली डिलीवर करेंगे, दोनों की बायोअवेलेबिलिटी में अंतर आ जाएगा। सेम डोज अगर आप इंजेक्शन के थ्रू डिलीवर करेंगे, ओरल डिलीवर करेंगे, दोनों के डोज में डिफरेंस आ जाएगा बायोअवेलेबिलिटी में, क्योंकि इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू आप जो भी ड्रग डिलीवर करते हैं वो 100% अवेलेबल हो जाती है आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, लेकिन ओरल में ऐसा नहीं होता।
वो ड्रग कुछ हद तक मेटाबोलाइज होगी, कहीं कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगी, कुछ एक्सक्रीट हो जाएगी, ऐसे ही कुछ ही ड्रग पहुंचेगी। और बाइलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर उसकी बाइलिटी 80% है तो 20% लॉस हो जाएगी। 80% पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रही है और कितने टाइम में वो पहुंचेगी। ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, भाई पेशेंट उस कंडीशन में उसको डायरिया हो रखा है, खा रहे हो उल्टी कर दे रहे, पॉटी कर दे रहे, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में भी आप नॉर्मल कंडीशन की तरह उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर पेशेंट को फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग आ रही है, उस केस में वो कैसे एब्जॉर्ब कराएगा अपने स्टमक से? नहीं करा पाएगा। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। तीसरा, फार्मास्यूटिकल फैक्टर, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग की बैलेबिलिटी को, ये सारे फैक्टर। द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द ड्रग्स बैलेबिलिटी इज जनरली, अब देखो मैं बोला था ना कि पैरेंटल केस में 100% बैलेबिलिटी हो सकती है, ओरल केस में 80% हो सकती है, रेक्टल के केस में 70 या 60% हो सकती है, टॉपिकल के केस में 40%, क्योंकि स्किन से एब्जॉर्ब होना ज़्यादा टफ है। रेक्टल रीजन से एब्जॉर्ब तो होगी, लेकिन ब्लड में पहुंचाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा उसको। ओरल के केस में बैलेबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा मिलेगी आपको, और पेरेंटल के केस में सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो वही यहाँ पे ऑर्डर दिखाया गया है। सो बैलेबिलिटी की बात करें, देखिए इट इज डिनोटेड बाय एफ, दैट इज बायोअवेलेबल डोज अपॉन एडमिनिस्टर्ड डोज। एफ इज अ रेशियो, जो कि ड्रग ब्लड में अवेलेबल हो रही है उसको आप डिवाइड कर दें एडमिनिस्टर्ड डोज से, तो एफ की वैल्यू निकल जाती है। अगर 1 mg में से 0.8 mg अवेलेबल हो रही है तो 0.8 अपॉन 1, दैट इज 0.8, ये आपका बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन हो गया। नाउ बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अप्रूवल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केटिंग। दोनों के डेटा हम सबमिट करते हैं, तब जाके हमें ड्रग प्रोडक्ट का अप्रूवल मिलता है मार्केटिंग करने के लिए। बायोअवेलेबिलिटी, rate and action to which API is absorbed from the drug product and become available at the site of action as per US FDA और CDER 2014A। ये गाइडलाइंस के अंतर्गत जो डेफिनेशन बायोअवेलेबिलिटी की दी गई है वो यही। ओके, सो ये वाली डेफिनेशन आप इसको जरूर नोट कर लें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इट एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग absorbed from the formulation and provide information about its pharmacokinetics. Okay, फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अगर हम बायोअवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो। ठीक है, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी और एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, ये दोनों पढ़ेंगे। और यहाँ पे केवल रिलेटिव के बारे में अभी हालांकि लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा कि बायोअवेलेबिलिटी दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दोनों के बारे में डिस्कस भी करूंगा। बट रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज कंपेयर टू ड्रग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, दोनों फॉर्मुलेशन कंपेयर करने के लिए होता है। अब बायोइक्विवेलेंस स्टडी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी। बायोइक्विवेलेंस स्टडी एक तरीके से देखा जाए तो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी को स्टडी करने के लिए या मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। और हम जो डेटा सबमिट करते हैं बायोइक्विवेलेंस स्टडी में, वो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी का ही डेटा होता है। ओके, सो बायोइक्विवेलेंस इज डिफाइंड एज द absence of a significant difference in the rate and action to which the active ingredient or active material become available at the site of action when administered at the same molar dose using similar condition in appropriate design study। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, बायोइक्विवेलेंस स्टडी मैंने बोला कि रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी को स्टडी करने के लिए बायोइक्विवेलेंस स्टडी की जाती है। ठीक, एक अब प्लाज्मा में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम कितने जा रही है, ड्रग प्लाज्मा प्रोफाइल वर्सेस टाइम प्रोफाइल एक होता है, उसका एक ग्राफ ले लीजिए। ये रेफरेंस प्रोडक्ट का हो गया, और आपके प्रोडक्ट जो आपने डेवलप किया उसका एक ग्राफ ले लीजिए, दोनों को कंपेयर करिए। अब दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है वो टेस्ट करना पड़ता है, दोनों कितना डिफरेंट हैं वो टेस्ट करना पड़ता है, और दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो बायोइक्विवेलेंस स्टडी है वो फेल कर रही है। वो बायोलॉजिकल सिस्टम में इक्विवेलेंट है ही नहीं दोनों प्रोडक्ट्स।
तो you will not be able to launch your product into the market. That is why bioequivalence study is important. If the drug products are pharmaceutically equivalent, आप pharmaceutically equivalent मतलब क्या हुआ, डोज सेम है, इंग्रेडिएंट सेम है, सब कुछ सेम है, आपने सेम प्रोसीजर से बनाया, तो बाइक्विलेंट होंगे ये ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो इफ द प्रोडक्ट्स आर फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट, बाइक्विलेंट एंड थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट एज पर FDA, देन देयर क्लिनिकल एफिकेसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल आर एज्यूम्ड टू बी सिमिलर। अगर फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट हैं, बाइक्विलेंट भी हैं, थेरेप्यूटिक बेनिफिट भी सेम तरीके का मिल रहा है, तो उनको सिमिलर मान लिया जाता है और यूएस FDA उसको अप्रूव कर देता है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी स्टडी। बायोअवेलेबिलिटी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर उसको पढ़ेंगे तो प्राइमरी स्टेज ऑफ डेवलपिंग अ सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर अ न्यू ड्रग एंटिटी टू ऑब्टेन। प्राइमरी लेवल पे अगर कोई नई ड्रग फॉर्मुलेशन आप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें बायोअवेलेबिलिटी स्टडी की रिक्वायरमेंट आ सकती है। डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिपिएंट, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स एंड पॉसिबल इंटरेक्शन, इसको भी चेक करने किया जा सकता है बायोअवेलेबिलिटी स्टडी से। ऑब्जेक्टिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी के लिए डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन, कोई भी एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन है उसकी जेनरिक फॉर्मुलेशन आप डेवलप करने जा रहे हैं, तो वहां पे भी बायोअवेलेबिलिटी स्टडी आप करेंगे, डेटा उसका सबमिट करना पड़ता है। कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोसेसिंग फैक्टर। और फोर्थ वन इज from comparison of availability of drug substance from different dosage form or the same dosage form produced by different manufacturer। प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, लेकिन आप ही का प्रोडक्ट आप ही मार्केट कर रहे हैं, एक को आपने यहां से ए से बनवाया है, एक को मैन्युफैक्चरर बी से बनवाया है, अब दोनों की वैलिडिटी तो आप चेक करेंगे ना, आपको ये कंपैरिजन जरूर करना पड़ेगा कि उसने जो बनाया और इसने जो बनाया दोनों में वैलिबिलिटी सेम आ रही है, अदरवाइज आप थेरेप्यूटिक बेनिफिट को इंश्योर कैसे करेंगे कि दोनों में इफेक्ट सेम आएगा। इस वजह से जरूरी हो जाता है कि वैलिबिलिटी स्टडी उसकी करें। रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ वैलिबिलिटी स्टडीज। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अभी मैंने बोला कि रिलेटिव वैलिबिलिटी, रिलेटिव वैलिबिलिटी स्टडी करने के लिए एक स्टैंडर्ड को लेना पड़ता है, ऐसा स्टैंडर्ड जो कि मार्केट में ऑलरेडी यूएस FDA के अप्रूव करने के बाद मार्केट में घूम रहे, लोग खरीद रहे, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड हो जाता है। उसके अगेंस्ट में आपको अपने प्रोडक्ट की वैलिडिटी को सिमिलर प्रूव करना होता है, ठीक है, तो उसी को रेफरेंस स्टैंडर्ड बोला जाता है। इंट्रावेनस डोज इज सेलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड बिकॉज, अब देखो यहाँ पे दो तरीके की बात हो रही है, मैंने बताया था दो तरीके की वैलिडिटी स्टडी होती है, एक एब्सोल्यूट वैलिडिटी, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट वैलिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट वैलिडिटी मतलब इंट्रावेनस वेन्स में आप ब्लड को इंजेक्ट करिए 100% वैलिडिटी, ओरल रूट से दीजिए वैलिडिटी कम। अब इंट्रावेनस फॉर्मुलेशन से जब आप ओरल फॉर्मुलेशन को कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूट वैलिडिटी टर्म में दिया जाएगा। और जब एक रेफरेंस प्रोडक्ट है ओरल यूज के लिए, आपने अपनी फॉर्मुलेशन बनाई वो भी ओरल यूज के लिए, अब दोनों को कंपेयर करेंगे वैलिडिटी स्टडी के बेसिस पे, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव वैलिडिटी स्टडी, और यही डेटा रिक्वायर्ड होता है बाइक्विलेंस स्टडी। बाइक्विलेंस प्रूव करने के बाद आप डेटा सबमिट करते हैं यूएस FDA को, और फाइनली आपका प्रोडक्ट अप्रूव होता है फॉर मार्केटिंग। सो इंट्रावेनस डोज is selected as standard because the drug is administered directly into systemic circulation, 100% validity and avoids the absorption state. Absorption इसमें होते ही नहीं है। Intramuscular dose can also be taken as standard if the drug is poorly water soluble. अगर poorly water soluble drug है तो आप intramuscular route को आप standard ले लीजिए। Oral solution को reference standard आप मान सकते हैं कुछ केसेस में, ऐसा लोगों ने किया है, क्योंकि ओरल सॉल्यूशंस जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, ऐसा सोचा जाता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए,
सर्टेन केसेस के लिए जिनकी जो BCS क्लास 1 की ड्रग है। मेरी एक प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, क्लास 1 है, मैंने BCS क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे क्लास 1 की ड्रग बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ओरल सोल्यूशन को भी हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स हैं ओरल सोल्यूशन को एज ए स्टैंडर्ड लेने के लिए इंस्टेड ऑफ इंट्रावेनस। नॉर्मली इंट्रावेनस रूट को ही आप या इंट्रावेनस फॉर्मुलेशन को ही आप स्टैंडर्ड मानेंगे 100% या 95% केसेस में। बहुत रेयर केसेस में होता है कि इंट्रामस्कुलर डोज या इंट्रामस्कुलर फॉर्मुलेशन को हम एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड लेके चल रहे होते हैं, या फिर ओरल सोल्यूशन को। तो अगर हम ओरल फॉर्मुलेशन को या इंट्रामस्कुलर को यूज करना भी पड़ गया तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है। इट लिमिट्स द फार्माकोकाइनेटिक ट्रीटमेंट टू वन कंपार्टमेंट मॉडल ओनली। ये केवल वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉलो करेगा, इस वजह से ये लिमिटेड यूटिलिटी का है। मैं बताऊंगा कि ये वन कंपार्टमेंट मॉडल क्या है, मैं कुछ कमिंग वीडियोस में मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम की कमी होती है। वन कैनॉट अप्लाई द मोस्ट एप्लीकेबल टू कंपार्टमेंट काइनेटिक टू द डेटा। टू कंपार्टमेंट काइनेटिक को इस डेटा पे फिट नहीं किया जा सकता। ऑल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कैन नॉट बी असेस्ड। अगर हम ओरल ले रहे हैं तो बाकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल जो पैरामीटर्स हैं वो हम एसेस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी ड्रग इधर लॉस हो जानी है या फिर नहीं पहुंचनी है, कुछ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हमें स्किप करना पड़ता है। सो डिफरेंशिएशन बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ डोज अनएब्जॉर्ब्ड एंड दैट मेटाबोलाइज इज डिफिकल्ट। कितनी ड्रग मेटाबोलाइज हो गई है, कितनी ड्रग अनएब्जॉर्ब्ड है या कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, उसमें डिफरेंट करना बड़ा मुश्किल है। ड्रग मेटाबोलाइज हुई है या अनएब्जॉर्ब हुई है उसमें पता करना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से भी एक ये ओरल सोल्यूशन नहीं यूज करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए। इफ द रेट ऑफ ओरल एब्जॉर्प्शन इज नॉट सफिशिएंटली ग्रेटर देन द रेट ऑफ एलिमिनेशन, पता चल रहा है कि जो हम ओरल सोल्यूशन लिए हैं उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसके रेट ऑफ एलिमिनेशन से के बराबर है, तो जितनी ड्रग ब्लड में जा रही है उतनी ड्रग निकल जा रही है। ठीक है, जितने जल्दी ड्रग ब्लड में जा रही है उतनी जल्दी निकल जा रही है। तो यहां पे इंश्योर ये करना पड़ेगा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो बहुत ही स्लो हो और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, तो ड्रग मैक्सिमम ब्लड में नजर आएगी और यूरिन में या फिर एक्सक्रीशन में कम नजर आएगी। उस केस में कहीं थोड़ा बहुत आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कि why are bioequivalence study considered drug product performance studies? What are the difference between safety efficacy study and the in vivo bioequivalence study? How do the study objectives differ? And what the difference between drug product performance and bioequivalence? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। These are all about the bioavailability and some context of bioequivalence also. यहाँ पे मैं बता दूं अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी और एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी के बारे में बात करूंगा, जो कि अभी मैं बता रहा था, और डिटेल में कि कहाँ पे रिलेटिव की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे एब्सोल्यूट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें इसको जानने के लिए। तो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी और एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी हमारी नेक्स्ट वीडियो में आइए देखते हैं। थैंक यू।